अगर हम लोग ऑपरेशन में जाते हैं 10 जन, एक भी बंदे की अगर लग जाती है गोली, तो वो पहली बात तो फील नहीं करता कि अगर मैं बोलूँगा मेरी लग गई है तो 2-3 बंदे मेरे को पीछे लेके जाएंगे, तो बाकी के जो 4-5 बचे हैं उन लोग कैसे लड़ेंगे। तो जब तक उसे पता लगता है, उसे पता है कि गोली लगी है, अगर बच गए तो ठीक है, मुझे जाना तो है ही है, लेकिन मेरे एक जाने से 9 बच सकते हैं। तो ये जो भावना है ये देखी जाती है हमेशा, और ये हमारे में भी है और उनके में भी है, और आने वाले जब तक भारतीय सेना रहेगी तब तक रहेगी। आज कारगिल युद्ध को 25 वर्ष हो गए और हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और वीरता पूर्वक बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और कहते भी हैं कि अ सोल्जर लिव्स बाय चांस, लव्स बाय चॉइस एंड किल्स बाय प्रोफेशन। एंड एज यूजुअल THS always brings something new, something different and something special through a podcast in this YouTube channel. और आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो है गिरिजेश सिंह सर एंड हरप्रीत सिंह सर। गिरिजेश सिंह सर की बात करें तो ये 24 राजपूत रेजिमेंट में रह चुके हैं, एंड हरप्रीत सिंह सर की बात करें तो ये 2nd मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी में रह चुके हैं। सो मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ हसलर्स पे। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आई एम फाइन सर। सो गाइज, आज हम लोग जो बात करेंगे वो कारगिल युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं। कारगिल युद्ध में हमारे जवानों ने चोटियों को कैसे फतह करा और कौन कौन से रेजिमेंट ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हम लोग A to Z डिटेल ओनली ऑन दिस यूट्यूब चैनल हसलर शो पर जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस टिल द एंड। सो I'd like to ask you sir कि आपने आर्मी कैसे ज्वाइन करी, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, और आप जब आर्मी में गए तो वहाँ से क्या क्या सीखने को मिला। आई थिंक इट्स अ बिग क्वेश्चन एट अ सिंगल टाइम। सबसे पहले मैं गिरिजेश सिंह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं पहले उन शहीदों का नमन करता हूँ, उनके परिवार को नमन करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके शहीदों से हमारा देश आज इतने अच्छे स्तर पे है। और मैं खुद एक फौजी, उनसे सीख करके और उनकी वीर गाथा को बताने के लायक कर पाया हूँ कि आज मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया है और मैं आज यहाँ पे आपके सामने इंटरव्यू देने बैठा हूँ। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उन शहीदों का नमन करता हूँ, उनके परिवार का नमन करता हूँ कि उन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। और मैं 12th पास किया और फर्स्ट ईयर था मेरा साइंस कॉलेज दुर्ग से। और उसी समय यंग हुए तो जस्ट एक आया कि सोल्जर बनना चाहिए। मेरे न तो किसी कॉलोनी से, न मेरे विलेज से, न ही मेरे ख़ानदान से कोई इसमें आर्मी में नहीं था। बट मेरे दिल में आया कि हीरो बनना है तो इससे अच्छा हीरो कोई हो नहीं सकता। इंटरनेशनल हीरो मैं मानता हूँ सोल्जर्स को। तो मैं अपनी तैयारी शुरू किया। उस समय इतना ज़्यादा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, ना ही कोई हमारे एरिया में ऐसा कोई मोटिवेट करने वाला था। तो मैंने खुद से अकेले ट्रेनिंग शुरू की अपनी, और 3 महीने मैंने दिन रात मेहनत किया और रायपुर BRO छत्तीसगढ़ से मैं भर्ती हो गया। और चूँकि मेरी हाइट और जो एक रेजिमेंट के लिए चाहिए होता है वो राजपूत रेजिमेंट के लिए परिपक्व था, तो मुझे राजपूत रेजिमेंट में भेजा गया, जहाँ मैं फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग करने के लिए गया। और अपने 1 साल की ट्रेनिंग पूरा करके 24 राजपूत बटालियन बीट 24 में मैं अपना पहली पोस्टिंग गया, और वो मेरी मदर्स यूनिट है। और वहाँ से मैं 19 साल 4 महीने का नौकरी करके सन 2019 1 जून 2019 को मैं वापस अपने घर आ गया। और घर आने के बाद आज हम लोग समाज में भी एक छत्तीसगढ़ आर्मी फाउंडेशन बना रखे हैं, जिसमें सर अध्यक्ष हैं और मैं उसका एक कार्यकर्ता हूँ। और हम यहाँ भी अपनी लड़ाई जारी रखे हैं। लड़ाई है आप जैसे होनहार लड़कों को देश के प्रति मोटिवेट करने का, एक गाइडलाइन देने का, ट्रेनिंग देने का, जो हमारी संस्था कर रही है, समाज के प्रति बुराइयों से लड़ने का। जब मैं 19 साल में ज्वाइन किया तब मैं एक
कच्चे मिट्टी का था, एक सिविलियन था। और सेना में जब गया हूँ तो मेरा दिमाग से पहले यही हटाया गया कि अब तुमसे उससे सिविलियन नहीं हो, अब आप एक सोल्जर हो। आपको देश के लिए लड़ना है, देश की रक्षा करना है और देश के मान सम्मान की रक्षा करना है। और हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे जब सिविल में थे तो हम कभी भी उठ जाते थे, 6 बजे उठते थे, 7 बजे उठते थे, कोई बंदिश ऐसा था नहीं। लेकिन वहाँ पे मुझे 4 बजे सवेरे उठना पड़ता था, अपना तैयार होकर के ट्रेनिंग में जाना पड़ता था। और पूरी ट्रेनिंग में केवल 5 मिनट का टाइम मिलता है आपको 5 प्रकार की ड्रेस पहनने का। सब्जेक्ट जैसा जैसा चेंज रहेगा वैसा वैसा वर्दी चेंज करनी पड़ती है। और 5 मिनट के टाइम के अंदर आपको एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड पे पहुंचना पड़ता है और उसका ही ड्रेस पहनना पड़ता है। तो एक एक समय का इस्तेमाल करने के लिए जो सिखलाई होती है वो केवल आर्मी दे सकती है। और मैं गर्व करता हूँ कि मैं उस संस्था का एक पार्ट रहा हूँ और मैं बहुत अच्छी लाइफ जिया हूँ अपने सैन्य जीवन का। और मैंने अपना 100% दिया है सेना को, जितना हमको दे सकती थी। तो मैं सोल्जर में रहा हूँ। मैं तकरीबन 9 साल जम्मू एंड कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्यूटी दिया हूँ। तकरीबन अपने पूरे सैन्य जीवन में 5 ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया हूँ मैं। और 3 साल मैं राजस्थान के लोंगेवाला बॉर्डर पे भी ड्यूटी किया हूँ, इंटरनेशनल बॉर्डर पे। तथा 1 साल का मेरा अमृतसर पे भी, जो असल उत्तर के एरिया है जहाँ पे परमवीर चक्र विजेता पहले वीर अब्दुल हमीद का पैटर्न टैंक को बर्बाद करने का जो लड़ाई लड़ी गई थी, तो उस फील्ड में भी मैंने 1 साल की नौकरी अपनी की है। और इतने अच्छे बटालियन के में कार्य करने का ही नतीजा था कि हमारी पूरी बटालियन यूनाइटेड नेशन में शांति सेना के रूप में भी 1 साल अपनी सेवा काल कांगो में दे के आई। हम गए हैं। मतलब वहाँ पे भारतीय सैनिकों को वहाँ पे बोला जाता है कि इंडियन आर्मी बेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में अगर सबसे बेस्ट सेना है, सोल्जर्स हैं, तो भारतीय सेना है। गर्व महसूस होता है जब हम उतरते हैं हमारे एयरपोर्ट पे। वहाँ पे जो दूसरे कंट्री के लोग थे, हम लोग पहला हमारा जो इथोपिया में हमारा पहला लैंडिंग हुआ था। और फ्लाइट पे जब लोग थे, जो एयरपोर्ट पे लोग मौजूद थे, हम नहीं जानते थे कि वो हमारे लिए खड़े हैं या हमको, वो भी नहीं जानते थे कि इंडियन आर्मी आ रही है। लेकिन हम जब आए तो उन्होंने पूरा रो खाली छोड़ा और हमारा तालियों से स्वागत किया था। तो हम उस धरती पर जब पैर रखे तभी जान गए कि हम भारतीय हैं और हम बहुत महान गर्व है हमें। और हम 1 साल वहाँ पे रहे थे। और आप लोग मानेंगे नहीं कि इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में उतना अवार्ड कोई वहाँ से लाया नहीं था। हमको 7 साइटेशन मिले थे, 7 प्रशंसा पत्र मिले थे गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशन से कि इंडियन आर्मी का कोई ऐसा है। और हमने वही काम किया था जो आज मेरी छत्तीसगढ़ आर्मी फाउंडेशन कर रही है। लोगों को हमने वहाँ पे मोटिवेट किया, वहाँ की स्थिति को बदलने का बहुत कोशिश किया, बहुत लड़ाई लड़ा। हमको नहीं पता था कि हमको ये सब लेना है, हम बस काम कर रहे थे। और नतीजा ये हो कि जब हम वहाँ से चले हैं तो हमारे सम्मान में इतने हमको साइटेशन, इतने प्रशंसा मिले, इतने अवार्ड मिले कि इंडियन आर्मी ने हमें फिर एक बार वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए भेजा था। कि अदर इंडियन आर्मी के जो लोग वहाँ जा रहे हैं उनको ट्रेन कीजिए कि आप लोग कैसे काम किए हैं कि आप लोग का इतना नाम हुआ है। तो अब मैं चाहूँगा हरप्रीत सर से थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आप सेना में कैसे भर्ती हुए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आपके रेजिमेंट में। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद हॉस्टल शो का, जिन्होंने हमारे को इनवाइट किया यहाँ पर। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप लोग आ गए एक बार बुलाने पर। जी। और ये जो शहीद होना, देश के लिए कुछ करना, ये हमारे ना भारतीय खून में सबसे ज़्यादा, अगर आप देखेंगे जंगें लड़ी हैं तो आज़ादी से पहले मुग़लों के टाइम से लेके आज तक हम लोग सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ गए हैं। हम लोग योद्धा ही भर्ती हुए हैं। जो भारत की भूमि पे जो जन्म लिया है वो योद्धा है। बस यहाँ से कुछ बंदे आर्मी में गए, ये बोल सकते हैं। सब अपनी अपनी जगह अच्छी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, पुलिस भी है, CRPF भी है, सब है। लेकिन जो हमारी लड़ाई है वो है बॉर्डर की। दीवार के उधर क्या हो रहा है वो इधर नहीं पता है, और इधर क्या हो रहा है हमारे को नहीं पता है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, जो टास्क मिला है उस पर पूरा एकदम खड़े उतरना। और रही बात मेरी भर्ती होने की, जब कारगिल युद्ध हुआ था तो हमारे बहुत ही होनहार साथी थे उस समय के, उनका नाम है कौशल यादव।
उनका जब पार्थिव शरीर आया था इधर, तो हम लोग छोटे थे, 9th-10th में थे, गुरु नानक स्कूल में होंगे शायद, गुरु नानक स्कूल में था, सेक्टर 6 गुरु नानक स्कूल में। वहाँ पर इतनी भीड़ लगी थी कि हमारा नंबर ही नहीं आया कि हम लोग वहाँ तक पहुँच सकें। लेकिन जब उनको वहाँ से दाह संस्कार किए, उसके बाद जो मिट्टी थी वो मिट्टी हम लोग लेके आए, आपस में हम लोग बांटे। और उस टाइम क्या बॉर्डर पिक्चर का बहुत समय था, बॉर्डर पिक्चर हमने कुछ भी टीवी देखनी है तो बस बॉर्डर पिक्चर देखनी है। तो ये जो पिक्चरों का भी बहुत बड़ा योगदान है यूथ को आगे मतलब बढ़ाने के लिए। मतलब देशभक्ति वाली जो होती है, बस देशभक्ति देखी, बाकी तो कुछ देखते नहीं है। ओके। देशभक्ति वाला है कि बस एक बार देशभक्ति आप देखने लग जाएंगे तो आपको और कोई पसंद ही नहीं आएगा। दूसरे को दुख देखते हुए अगर हमारे को दुख आ जाए ना तो हमारे को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। और जिसको मोक्ष की प्राप्ति, उसको भगवान के पास गुरुद्वारे, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप भगवान के साथ हो सीधा। तो यही काम है जो हम लोग अभी पेंशन आने के बाद अब हमारे जो देशभक्ति है वो हमारे से निकाल नहीं सका कोई, और मरते दम तक कोई निकाल नहीं पाएगा। आज भी हम लोग देश के प्रति ही समर्पित हैं छत्तीसगढ़ आर्मी फाउंडेशन की तरफ से। आगे भी बच्चों को इनक्रेज कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें। जो यहाँ का यूथ है, जो यहाँ के एजड लोग हैं 60+, उनका अगर काम नहीं होता है तो हमारे को बुलाते हैं, तो हम उनको अपने माँ बाप के जैसे ट्रीट करते हैं हर एक जगह, कुछ कहीं लेके जाना, कहीं आना। तो यही है कि जब वो शहीद होके आए उसके बाद बस जो ट्रेनिंग चालू की है हम लोग, तो फिर सीधा भर्ती होके ही माने। और जब भर्ती हुए थे हम लोग सरदार थे, सिख रेजिमेंट, तो हम लोग सिख रेजिमेंट में गए हैं। 2 मीडियम रेजिमेंट है आर्टिलरी की। तो फिर वहाँ पर पूरा 17 साल मैंने अपना टाइम दिया है। 17 में भर्ती हुए और 17 साल करके 2020 में वहाँ से आए हैं। तो हमारा भी बस बॉर्डर पे, तो जो फौजी है वो बॉर्डर पे जाएगा जाएगा। हम लोग जम्मू कश्मीर, राजस्थान, अपना अरुणाचल प्रदेश, असम, नासिक, फिर हिमाचल का भी कुछ एरिया कवर करते हैं, पंजाब में भी रहे हैं। ऐसा आपने बोला आप मूवीज़ देखते हो देशभक्ति वाली, लेकिन आप तो खुद से वो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी हैं जी। कुछ चेंजेस आपको देखने को मिला जैसे मूवीज़ में या फिर आप रियल लाइफ? जी, सबसे पहला तो एक तो कॉमेडी होता है। वहाँ पर एक गोली लगी, 3 गोली, जैसे सुनील शेट्टी को गोली लग गई, 20-25 गोली के बाद भी ये मेरी माँ है, वो सब नहीं होता है। वहाँ एक बार लग गई तो बस वहीं ढेर है। वहाँ पर जोर देखना है तो जब गोली लगती है बंदे को, जो पीछे का बंदा रहता है या आगे वाला रहता है हमारा साथी, ना वो हमारा रिश्तेदार है, ना हमारे गांव का है, ना हमारा खून का रिश्ता है, लेकिन वो गोलियों के डर को दूर करते हुए हमारे को लेके आना, उसको लेके वहाँ तक रेजिमेंट तक पहुँचाना, पीछे पोस्ट तक पहुँचाना, ये जो चीज़ है ये वहीं पर सीख सकते हैं, बाहर कहीं नहीं सीख सकते। खून से भी ज़्यादा अगर रिश्ता है तो हमारे फौजियों का एक दूसरे के साथ रहता है। अगर घर वालों से भी हमारे को लगाव ना हो, अगर हमारा फौजी एक दूसरे से, जैसे हम लोग जितने फौजी हैं, हमारे एक दूसरे से अगर कुछ बात होती है तो हमारे को उससे सबसे ज़्यादा दुख लगता है कि इससे मेरी क्यों ऐसा हुआ। और हमारी वैसे भी लड़ाई, ये जो छोटी मोटी नोक-झोंक, ये सुबह से लेकर शाम तक की रहती है। शाम को हो जाता है, सुबह फिर एक साथ हो जाते हैं। ओके, अब मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जैसे 24 राजपूत रेजिमेंट में थे, आपने एक सिविलियन से एक फौजी जो बनने का सफ़र था आपका, तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले? और जब आप आर्मी में गए तो आर्मी की ट्रेनिंग जो होती है वो कहते हैं आपको पूरा मेंटली और फिजिकली दोनों ट्रेन करते हैं वो लोग। तो आप कैसे ट्रेन हुए? आप मतलब अपने आप को एक कैसे बदलाव आया आप में? जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि समय के बारे में, समय के इस्तेमाल के बारे में फ़ौज से अच्छा कोई नहीं जानता। यहाँ कोई हमारा टाइमिंग नहीं था। जब मैं स्कूल टाइम में था, कॉलेज टाइम में था, तो कोई टाइमिंग नहीं था। ऐसी जब जगह तभी सवेरा था। बट सेना में टास्क है आपको, पहला चीज़ वही है, टास्क आपको कंप्लीट करना है। समय वहाँ पर मायने नहीं रखता। तो हम लोग का दिनचर्या 4 बजे चालू होता था, अपने आप नींद खुल जाती थी। और फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर के एजुकेशनल ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग, ये सब हमको सिखाया गया। और
गली मोहल्लों का खेलने वाला लड़का वहाँ पे हथियारों से खेलने लगा, हथियारों के बारे में जानने लगा। और वो एक जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, इतने बहादुर थे कि जब वो लोग हमारे सामने अपनी बहादुरी के बारे में बताते, ऑपरेशन के बारे में बताते थे, देश के दुश्मनों के बारे में बताते थे, तो एक अंदर एक जोश और जुनून पैदा होता था कि मेरे को उनसे लड़ना है और जीतना है। केवल लड़ना नहीं है, लड़ना है और जीतना है, क्योंकि मर कर तो कोई इतिहास में लिखा नहीं जा सकता, मार करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे अंदर स्टार्टिंग में घुस गया कि मुझे खुद को इतना परिपक्व बनाना है, इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाना है कि मैं दुश्मन को लड़ूं और मारूं और अपनी जीत सुनिश्चित कर सकूं। तो ये चीज़ आर्मी में जाके ही आया है, और ये आर्मी में ही मिलता है कि दुश्मन के प्रति कैसे लड़ना है, कैसे खुद को। और उस समय फिर ये अपन जो एक सैनिक है उसका सोशलाइजेशन यानी समाज से काफ़ी कुछ लिंकअप टूट जाता है। उसके आगे पीछे केवल वो ट्रेनिंग, वो लड़ाई, सामने वाले दुश्मन से लड़ना है, कैसे जीतना है और ख़ुद को कैसे फिट करना है, इतना ही रहता है। और यही चीज़ हम लोग को सिखाया जाता है। और 1 साल बाद जब हम निकले हैं तो एज ए सोल्जर हम इंटरनेशनल हीरो की फीलिंग्स लेके निकले थे वहाँ से। और जब गए बटालियन में कम्बाइंड ड्रेस पहना, और मेरी पहली पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हुई थी। और पहला जो हमारे को टास्क मिला था ऑपरेशन करने का, तो एक पोस्ट था, कोबरा पोस्ट बोलते हैं उसको। जब मैं ज्वाइन किया और नए हम कमांडो जब वहाँ गए थे, तो हमारी बटालियन ने हमको उस ट्रेनिंग में शामिल कर दिया था कि आपको भी इस पोस्ट को कब्जा करने में शामिल होना है, और मैं उस टुकड़ी का हिस्सा बना था। और 3 महीना हम लोग उसके लिए दिन रात प्रैक्टिस करते थे, अटैक की तैयारी करते थे। तो फिर किसी सैनिक कारण से ही कुछ ऐसे रिजल्ट निकल के आए कि वहाँ से उस ऑपरेशन को डाउन कर दिया गया, नहीं लॉन्च किया गया। और जस्ट उसके कुछ ही दिनों बाद कारगिल की कहानियाँ चल गई। तो इस प्रकार से हम लोग के जीवन में लड़ाइयाँ बहुत लड़ी गई। और इस देश ने, जैसा सर ने बताया, कि हर दिन लड़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि केवल कारगिल युद्ध हुआ, हमारे सैनिक हर रोज़ फाइट करते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ ऑपरेशन होता है, रोज़ कुछ ना कुछ ज़िंदगी और मौत से सामना होता है। और केवल पहली गोली होती है जो निर्णायक होती है। हमारे तरफ से चल के उनको तो वो ढेर है, उनकी तरफ चल गई तो जहाँ गोली जाएगी, एक गोली एक दुश्मन का टारगेट लेकर हम लोग चलते हैं। तो उनकी तरफ से गोली अगर आती है तो जिसको लग जाती है तो वो शहीद हो जाता है। तो पहली गोली का खेल होता है, उसके बाद तो सब कुछ लगभग हमारे कंट्रोल में हो जाता है। सिखलाई भारतीय सेना की बहुत अव्वल दर्जे की होती है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग में से भी कम से कम 50% 2 लोग तो जाएं और इंटरनेशनल हीरो की लाइफ जिए। अच्छी लाइफ है, अच्छा ट्रेनिंग है, आपको एक गट्स फीलिंग आ जाती है कि आप सोल्जर हैं। एक सोल्जर का लाइफ जीना बहुत बड़ी बात है। तो सिविल से बहुत अलग है। और 1 साल में हमको यही सिखाया जाता है कि आप सिविलियन नहीं हो, आप सोल्जर हो। और सोल्जर की लाइफ सिविल की लाइफ में अंतर है, टाइमिंग का लेकर अंतर है। फाइटर हैं हम लोग एक तरीके से, फाइटर फाइट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, कारगिल युद्ध के बारे में थोड़ा सा बात करें। कारगिल युद्ध में देखिए, कारगिल युद्ध में मैं शामिल नहीं था, लेकिन चूंकि मेरा परिवार शामिल था, मेरा बटालियन शामिल था, मेरी इंडियन आर्मी शामिल थी, तो मैं उसके बारे में जितनी जानकारी है, अपने जो इंस्ट्रक्टर लोग हैं, जो हमारे सीनियर लोग हैं, उनके द्वारा जो बताई जाती है, हम लोग का एक डीब्रीफिंग चलता है। ऑपरेशन के बाद उसके बारे में बताया जाता है, लॉन्च किया जाता है कि आपकी कमियां ये थी, आपके कारनामे ये थे, आपके भाई लोग कैसे लड़ाई लड़े हैं। क्योंकि युद्ध के बारे में चर्चा करके ही अगले युद्ध की तैयारी हम लोग की जाते हैं। और बोलते युद्ध से पहले की जो तैयारी कर लेता है 50% युद्ध को जीत चुका होता है। तो उनके द्वारा जो मुझे जानकारी है उसके बारे में ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। आप पूछ सकते हैं किसी बारे में। तो हमारे सेना के जो जवान थे, उन्होंने सबसे पहले टाइगर हिल पे कब्जा करा था, दुश्मनों को परास्त करके। जी। तो इसके टाइगर हिल जैसे 400 किलोमीटर, जैसा कि आप बता रहे थे, में पूरे पाकिस्तानी फैले हुए थे। तो टाइगर हिल पे कौन सी रेजिमेंट, मतलब उनके सैनिकों का प्रदर्शन कैसा था, उनका शौर्य कैसा था, थोड़ा सा ये बताएं, उनकी स्ट्रैटेजीज कैसी थी। जब फर्स्ट में कारगिल युद्ध लड़ा शुरू हुआ था, कारगिल का, यानी जब कारगिल उस एक एरिया का नाम है, कारगिल और द्रास सेक्टर। द्रास सेक्टर में कारगिल, तो उस द्रास सेक्टर में कारगिल है, उस एरिया का नाम है कारगिल।
और वहीं पे ये सारे पोस्ट थे, जिसमें से टाइगर हिल और टोलोलिंग हाइट पे थे, और जो हमारे नेशनल हाईवे 1 अल्फ़ा डी को कवर करते थे। यानी वहाँ का दुश्मन हमारी पूरी लिंक तोड़ देता था। हमारे जब भी वहाँ से कोई गाड़ियों का मूवमेंट, जिसको कानवाई बोला जाता है, जो हमारा रसद लेके आता था, अम्नेशन लेके आता था, राशन लेके आता था, तो उस पर वो डायरेक्ट फायर करके उस चीज़ को तबाह करते थे। और हमारे सोल्जर जानते थे कि हमारे वो फायर आना है, फिर भी वो गाड़ी लेके वहाँ से निकलते थे। तो वो हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग पोस्ट थे। कई पोस्ट है जिन पर लड़ी गई, और जब जो मैंने आपको बताया, तो पूरा जेएंडके का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, सब पे ऑपरेशन चालू हो गए थे। सबकी सिक्योरिटी टाइट कर दी कि हर जगह से पाकिस्तान क्या करता था कि हम लोग को हमारा मोराल डाउन करने के लिए, हम लोग का आत्मविश्वास तोड़ने के लिए हर जगह से उसने फायर करना चालू कर दिया था। तो लगभग इंडियन आर्मी हर उस जो इतने जेएंडके के LOC हैं, सब पे फाइट चालू हो गई थी, सब पे लड़ जाते। पर्टिकुलर कारगिल पे था कि कारगिल को युद्ध घोषित किया गया था, और जितनी भी बटालियन थी, जो भी लड़े, बहुत बहादुरी से लड़े। कैजुअलिटी हमारी ज़्यादा हुई उनकी तुलना में, क्योंकि हम बहुत नीचे थे और हमको दुश्मन के बारे में कुछ भी क्लियर पता नहीं था। कुछ भी पता नहीं था कि वो कितनी स्टैंड में बैठे हैं, उनका डिप्लॉयमेंट कैसा है, वो अपनी कौन सी गनें लगा रखे हैं, उनके पोस्ट कैसे हैं, क्या हैं। हम लोग बिल्कुल अनजान, मतलब अनजान दुश्मन से लड़ रहे थे। लेकिन इंडियन आर्मी का हौसला इतना बुलंद था कि वो टाइगर हिल, टोलोलिंग सब छोटे पड़ गए और वहाँ पे तिरंगा लहरा दिया। मुश्किल से मैं बता रहा हूँ आप लोग को, 45-47 दिनों में हमने सारे पोस्टों पे कब्जा कर लिया और वहाँ पे तिरंगा लहरा दिया। बहुत से ऐसे माँ के लाल और बहुत से बहादुर हैं जो शहीद हुए, उसमें कुर्बानियाँ दी जिन्होंने, और उनके बाद पीछे बढ़े। इसमें मुख्यतः जो फतह किया है, जिन बटालियंस ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, सब कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। बट जो वहाँ तक पहुँचे हैं, जो वहाँ पे काम किए हैं, जिन्होंने वहाँ पे तिरंगा लहराया, उसमें से मेन बटालियन थी हमारे ग्रेनेडियर रेजिमेंट की थी, जाट रेजिमेंट की थी, सिख रेजिमेंट थी, गोरखा के भी बटालियन थी, राजपूत की बटालियन थी, और जेक राइफल्स की भी बटालियन थी। इन्होंने वहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत नुकसान उठाने के बाद भी उनका हिम्मत नहीं टूटा। अपने एक साथी के अगर कैजुअलिटी होती है, उसको चोट लगता है, तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, और एक साथी जो घायल है, जो लड़ना चाह रहा है, उसके कंधे पे कंधा मिला के आगे पोस्ट तक भी पहुंचाया गया, और दुश्मन को मारा गया है, और मार के वहाँ तिरंगा लहराया गया है। तो इतनी सारी रेजिमेंटें हैं, मैं किसी एक रेजिमेंट को इसका श्रेय नहीं दे सकता। सारे सब ने मिल के एक दूसरे को गाइड किया है, एक दूसरे को मिल के सपोर्ट किया, और तब हमने ये जो विजय है वो प्राप्त किया था। सर, जैसा कि मतलब हमें पता है कि हमारे जो दुश्मन थे वो 15,000 से 16,000 समथिंग उस ऊंचाई पे थे और वहाँ से फायर कर रहे थे, और हमारे जो सैनिक थे वो पत्थरों के पीछे या उसी के पीछे बेसिकली छुपे हुए थे, और सामने से गोलियां बरस रही हैं। तो उस समय हमारे सैनिकों की माइंडसेट कैसी होती है? क्या उन्हें डर लगता है? पहली बात, जो डरता है वो फौजी नहीं है। फौजी नहीं है। हाँ। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, डर मतलब ये उस प्रकार का डर नहीं है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। उन्हें इस चीज़ का डर है कि अगर जो मैं सामने वाले को नहीं मार पाया तो हमारे घर में दुश्मन घुस जाएंगे। इस चीज़ का डर या फिर फिक्र तो कह सकते हैं कि हर एक फौजी के दिल में होता होगा। सर ये है, ऐसा है कि जब हमारे ऑपरेशन चलते हैं ना, तो हम लोग अपनी टुकड़ियों में ना पूजा करते हैं, एक अरदास करते हैं। हम लोग अरदास करते हैं, जैसे सर लोग वो पढ़ते होंगे शायद हनुमान जी का हनुमान चालीसा। तो वो जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हमारे को बस यही हम लोग बोलते हैं अरदास के बाद कि किसी भी साथी को हम छोड़ के ना आए, और जब भी हम जाएं वो काम पूरा करके आएँ, ये अरदास करके जाते हैं। तो ये जो भगवान की आरतियाँ हैं, अरदास है, इसमें इतनी ताकत होती है कि बंदे का माइंडसेट पहले से रहता है। हम लोग जब पूजा करते हैं ना, उसके बाद हम लोग अपने आप को सोच लेते हैं अब मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, आई एम डेड। फिर जाते हैं फिर हम लोग वहाँ जाते हैं कि जब हमारे को डर ही नहीं है तो फिर हम कहीं भी जाएं। जब जैसे सर ने बताया कि 1 अल्फ़ा मतलब 1 डेल्टा में जो रोड के सामने जब गाड़ियाँ लेके जाते हैं हमारे फौजी, तो उनको पता है कि हम लोग उनके टारगेट में यहाँ से एकदम सीधा है कि वहीं पर लगेगा RL का
या फिर स्नाइपर का शॉट वहाँ लगेगा, फिर भी हम लोग जाते हैं। एक आध तो मिस होगा ना, अगर एक भी मिस हो गया तो हमारे कितने बंदों का खाना वहाँ पहुँच जाएगा। तो वो ड्राइवर का आप हिम्मत देखिए, यहाँ का ड्राइवर वहाँ का ड्राइवर सब कुछ अलग है, वहाँ सारे फौजी हैं। और दूसरा कि जो वहाँ जो आप बोल रहे हैं कि पहाड़ी के नीचे से बंदे थे, सबको पता था कि गोली हमारे को लगनी है, लेकिन लगे पीछे के बंदे को मैं सपोर्ट दूं कि मेरे लग जाए तो लग जाए, मेरे पीछे वाला बच जाएगा, वो उतना आगे और जाएगा। अगर मैं 5 कदम के बाद भी मेरे को गोली लगती तो 5 कदम तक मैंने रोक के तो रखा है ना पीछे वाले को। कवरिंग फायर जो हम लोग एक दूसरे को बचा के जाते हैं, तो इस टाइप से हमने लड़ाई लड़ी है। आप अपने किसी ऑपरेशन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस ऐसा है सर, मेरे ज़्यादा ऑपरेशन हम लोग असम में किए हैं। जो मैं ऑपरेशन में गया हूँ वहाँ पर उल्फा वाले हैं, NDFB, ये बहुत सारे गुट हैं, बोडोलैंड, इस टाइप के गुट हैं। तो वहाँ एक देवमारी करके था, देवमारी अच्छा वहाँ का मिलिटेंट था। उसके लिए हमने कई जगह गए, उनके क्या कि हथियार आते थे और उनके गोला बारूद जाता है, उनके ट्रेनिंग सेंटर बने हुए थे असम में। जैसे हमारे ट्रेनिंग सेंटर वैसे उनके ट्रेनिंग सेंटर फर्स्ट क्लास लिखा है। तो वहाँ पर जब हम लोग ऑपरेशन में गए तो वहाँ बस ऐसा है कि हम लोग को जो मारना पड़ता है हमारे को देखना पड़ता है, किसी अपने को तो नहीं लगी, सिविलियन को लगी वो भी अपना है, लेकिन मिलिटेंट का ऐसा है उसने कंधे पे रखी रहती है, एक बार बटन दबाओ जो भी मरे वो तो इंडियन मरे ना, उसके लिए तो सारे दुश्मन है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये देख के लगा कि एकदम सही जगह ही लगे तो अच्छा है, नहीं तो ह्यूमन राइट वाले आ जाते हैं, 100 बहाने मार देते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये अपनी पहले गवर्नमेंट में था, अब गवर्नमेंट के काफ़ी रूल चेंज हुए हैं तो अब बहुत बेहतर है। अब तो वहाँ भी सीज़ फायर हो गया है। हम लोग थे वहाँ पर 2011, 12, 13 की बात है, हाथीगढ़ देव मोरनी करके जगह, वहाँ पर तो ऑपरेशन चलते ही रहते थे। आज अब मैं ऑपरेशन करके आया हूँ 24 घंटे का, कल को जैसे सर गए हैं, परसों आप गए हैं, फिर मेरा नंबर आ जाएगा। तो वहाँ पर इस टाइप से ऑपरेशन चलते हैं। तो हमारे सोर्सेस होते हैं, सारा कुछ होता है, उनके बोलने पे ही जाना पड़ता है। जैसे कारगिल के समय में एक बकरवाल की इन्फॉर्मेशन पे एक्टिव हुआ, उसकी एक इन्फॉर्मेशन हमारे कितने काम की थी, नहीं तो काफ़ी आगे आ जाते। अगर बकरवाल नहीं बताता तो बहुत नुकसान होता, लेकिन फिर भी हमारे कवर कर लिए फौजियों ने। तो ऐसे ही ऑपरेशन छोटे छोटे चलते रहते हैं हर जगह, हर समय, और सभी जगह में जहाँ भी हमारे फौजी भाई IB पे बैठे हैं या काम कर रहे हैं तो चलता रहता है। Okay. आप जब फौज में भर्ती हुए तो हर किसी का एक कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, आपके इंस्पिरेशन कौन थे? मेरा तो ऐसा बताऊं कि मैं तो भर्ती होने का नहीं था मेरा, लेकिन यही है जो पिक्चरें विक्चरें देखते हैं कि अरे यहाँ पर ऐसा होता है, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं है, पिक्चरों में कुछ ज़्यादा ही दिखा देते हैं। तो वहाँ जब गए हैं तो वहाँ पर बस एक ही टारगेट था कि हमारा क्या ट्रांसपोर्ट का काम था, अच्छा खासा वेल सेटल परिवार में जब जाते हैं तो वहाँ पर अगर मन नहीं भी करेगा आने का कि नहीं मैं नौकरी करके जाना, फिर एक बेइज्जती का डर लगता था, अरे यहाँ तो काम ही नहीं है, क्योंकि पीस एरिया में कुछ काम नहीं रहता है ऐसा कि मेरे को हमेशा बंदूक मिलनी चाहिए, हम लोग जाना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं फौज में भर्ती हो गया तो बंदूक लेके बस पहुँच गए बॉर्डर पे, ऐसा नहीं है। पीस एरिया में नहीं मिलता है वो सब। वो जब हमारी पोस्टिंग वहाँ जाती तब हमारे को ये अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। तो जो ट्रेनिंग का समय था वो उसके बाद थोड़ा टाइम हम लोग जोधपुर में जैसे रहे, जोधपुर में बोले यार यहाँ तो लड़ाई नहीं चल रही, तो बोलते अरे लड़ाई क्यों चलेगी, मतलब हम तो देखें लड़ाई लगती है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत अनोखे रहे हैं कि जो हम लोग देख के गए हैं वो चीज़ नहीं है वहाँ पर। वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ का सब कुछ सब अलग है। वहाँ पर जो देशभक्ति सिखाई जाती है, जो बताई जाती है अपने सीनियर के द्वारा, वो अगर बंदा हम लोग दिमाग में जब आ जाता है यहाँ अच्छा हमारे बंदे ने ऐसा किया है, उसको ये हुआ है, उसको ऐसा मतलब इज्जत मिला है। हमारे क्या पंजाब में और हरियाणा, यूपी, यहाँ पर अगर कोई फ़ौजी शहीद होता है तो उसकी जितनी इज्जत होती है उतनी कहीं नहीं होती। वही मुकाबला कर लो, जैसे हम लोग आज छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में हमारे जैसे कई बंदे हैं, उनको पता लगा कि हमारा जो फौजी लड़का फौजी है उसकी रिश्ता ही नहीं हो रहा है, उसको शादी नहीं हो रही है, तो वो कई जन तो पेंशन आने के बाद शादी किए हैं। हर एक एरिया का एक्सपीरियंस अलग है। हम लोग क्योंकि मार्शल कॉम में रहे हैं तो सिख रेजिमेंट में, तो हमारे को तो खून में भरा रहता है, जैसे राजपूत से तो हमारे खून में है वो,
लेकिन जिनकी प्योर रेजिमेंटें नहीं हैं उनमें थोड़ा सा लगता है कि मैं उस रेजिमेंट में क्यों नहीं था, या फिर इनकी भाषा हमारी जैसी क्यों नहीं है। ऐसा होता है, सब एरिया बढ़ जाता है। जैसे सर ने बताया डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, वो हमारी स्टेट बन जाती है। ये सरदार हैं, ये राजपूत हैं, ये अपने राष्ट्रीय रैफल के अलग, हाँ, सबका अलग अलग रहता है। और सब अपने अपने तरीके से बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को। हम लोग स्टूडेंट थे उस टाइम, कि क्या करना चाहिए और क्या करना है और क्या किया है हमारे ने। ये 3 चीज़ें सिखाते हैं, तब हम लोग आगे काम करते हैं। ओके, आपके सब इंस्पिरेशन कौन थे? मैं तो देखिए जब यहाँ से गया था तो कौशल यादव ही थे यहाँ पे। उनकी शहादत देखा था, सुना था मैंने। मैं तो उस समय ट्रेनिंग में चले गया था। मैं चाहूँगा कि आप उनकी वीर गाथा के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। कौशल यादव 9 पैरा रेजिमेंट, जो आज के डेट पे इंडिया की सबसे टॉप 10 में से नंबर 1 की पैरा रेजिमेंट है। 9 पैरा रेजिमेंट के थे और वो कारगिल में ऐसे ही ऑपरेशन में थे और काफ़ी घायल हो गए थे वो, क्योंकि घायल तो लगभग पूरी इंडियन आर्मी हो गई थी जितने उस ऑपरेशन में गए थे, क्योंकि वहाँ से एक पत्थर भी आता था तो हमको चोट पहुँचा के जाता था। हर सीना, हर सोल्जर ना घायल नहीं था, सबके शरीर से खून का रिसाव था ही था। इन्होंने भी एक चोटी पे कब्जा कर लिया था। करने के बाद किसी दूसरे ऑपरेशन में थे और इनके साथ वाले साथियों को बचाने के लिए ये सामने आए थे। मतलब इन्होंने ये एक सेक्शन कमांडर, जैसा कि मैंने अपने स्टार्टिंग बताया था, एक सेक्शन कमांडर के तौर पे उस सेक्शन के कमांडर थे और उस सेक्शन की टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये दुश्मन की गोली का परवाह नहीं किए थे और उस टास्क को कंप्लीट किए थे। अपना दम तोड़ने से पहले ये उस टास्क को कंप्लीट किए थे, जिसके लिए इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वीर चक्र। तो यहाँ से जब कौशल्या थे, फिर हम जब जिस रेजिमेंट में गए हैं तो राजपूत रेजिमेंट के हैं नायक यदुनाथ सिंह की हमने वीर गाथा पढ़ी थी। हमें बताया गया था, हमारे सेंटर में उनकी जगह जगह उनकी हिस्ट्री लिखी हुई थी। तो जिज्ञासा हुई कि जब ये लोग हैं तो हम भी ऐसा हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जस्ट ट्रेनिंग में हम लोग को इतना भर दिया जाता है और मेरे अंदर शुरू से आ गया कि जब ये लोग हैं तो मैं क्यों नहीं। और मेरे को इंटरनेशनल हीरो बनना था। तो मैंने यदुनाथ सिंह और सारे परमवीर चक्र विजेता जितने उनकी हिस्ट्री पढ़ी। और सबसे कहूँगा, जो भी आपको बहादुर बनना है, सीखना है, तो आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। आप लोग हमारे परमवीर चक्र योद्धाओं के बारे में पढ़ें और एक दूसरे के साथ उस चीज़ को शेयर करें। आपको ज़िंदगी के बारे में इतनी जानकारियाँ मिलेंगी, ज़िंदगी जीने के इतने तरीके मिलेंगे, बहादुरी के इतने मौके मिलेंगे कि आप एक न एक दिन इस कुर्सी पर बैठेंगे। आज मेरे लिए भले आपने दिया मुझे कुर्सी, लेकिन एक सम्मान की बात है कि हमें ये कुछ ना कुछ तो होगा, तब तो हमें बुलाया गया। कुछ ना कुछ तो होगा कि हमें बुलाया गया, कुछ ना कुछ तो है कि हमें यहाँ पे आज एक कुर्सी दिया गया और आप जैसे 4 लोग से श्रोता के साथ बैठे हैं, हमें सुन रहे हैं। तो जब उनकी पढ़ेंगे, और एक यूट्यूब में ही है, सीरियल है परमवीर चक्र। देश के जितने परमवीर चक्र विजेता हैं 80s 90s में पूरे एपिसोड्स आया करते थे। पूरे एपिसोड आया करते थे। मैं उन एपिसोड को देखता था। मेरा महाभारत और कभी परमवीर चक्र का जो सीरियल है कभी मिस नहीं हुआ, कभी मिस नहीं हुआ। मेरा महाभारत और दोनों लड़ाई के थे। मैं तो लड़ाकू बनना ही था, मेरे तो बचपन में ही आ गया था ये सब चीज़ें। तो ऐसे है, उसी में आपको मिलेंगे अपने वीर अब्दुल हमीद, परमवीर चक्र विजेता। उनकी कहानी देखिए। पैटर्न टैंक की पूरी रेजिमेंट लेके भी पाकिस्तान नहीं जीत पाया। उन्होंने RCL, एक जीप के ऊपर एक गन सवार होती है, उससे उन्होंने उनके टैंकों का शिकार कर दिया। सर वो 1965 के वॉर में लड़े थे जी। वो असल उत्तर का युद्ध था, वही जैसा मैंने बताया, अमृतसर असल उत्तर का युद्ध था। उसमें पूरी पाकिस्तान की तैयारी थी और एक टैंक रेजिमेंट, एक पैटर्न टैंक जिनको अमेरिका ने उसको दिया था। उस समय उस टैंक का इतना धाक था कि वर्ल्ड में उससे खतरनाक कोई टैंक नहीं था। और वो हमला कर दिया तो सेना डरी नहीं है। हमारे जो वहाँ पे बटालियन था ना, उनको ऑर्डर आ गया था कि टैंक के आगे पैदल इन्फेंट्री तुम क्या करोगे, तुमको तो कुचल के मार डालेंगे। बट डरे नहीं, मोर्चे पर डट गए। गोलियां मारी गई, फायर किया गया, लड़ा गया, उनको ब्लास्ट किया गया, माइंस बिछाए गए, सब कर रहे थे। उसी में से जो हमारे ये अब्दुल हमीद हैं, ये RCL के बम्बरमैन थे।
ये आर्सियल यानी एक गन थी, यानी जीप के ऊपर जो सवार होकर एक गन चलती थी, टैंक के इक्वल ही रहती थी, मतलब कि टैंक की तरह ताकतवर नहीं रहती थी। जो उसमें सन्नी देओल के पास, जो सन्नी देओल के पास, हाँ, बॉर्डर पिक्चर जो सन्नी देओल लेके चला था, उस आर्सियल से उस अब्दुल हमीद ने उनके टैंकों के धज्जियाँ उखेड़ दी। उनको समझ ही नहीं आता कि टैंक लेके भी हम इंडियन आर्मी के को नहीं हरा पा रहे हैं और नहीं जीत पा रहे हैं, उनको खड़े कर दिए, लाशों के ढेर लगा दिए उनके टैंकों के। तो ये सब चीज़ें जब हमने पढ़ी तो हमारे अंदर अपने आप देशभक्ति और ऊर्जा का संचार हुआ और लड़े। और हम गए तो वहाँ जब गए तो हमको पैरा के बारे में पता चला, कमांडो क्या होते उसके बारे में पता चला, इस पर बहुत कुछ जानकारी मिलती गई और हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ते गए। अभी जैसे हम लोग कारगिल युद्ध की बात कर रहे थे, तो कारगिल युद्ध में हमारे 4 जवानों को परमवीर चक्र मिला था जी, जिसमें 2 जवानों को मरणोपरांत दिया गया था, जिसमें हमारे एक विक्रम बत्रा सर थे और एक अनुज नायर सर, और 2 थे जो अभी भी जिनकी स्टोरीज हमें सुनने को मिलती हैं सोशल मीडिया पे, संजय जी और योगेंद्र जी, ये दोनों जीवित हैं। आप कभी उनसे बातचीत किए हैं? नहीं, उनके एक्सपीरियंसेस कुछ? मैं योगेंद्र यादव से तो पर्सनली नहीं मिला। योगेंद्र यादव का जो ट्वाइसी थे, यानी ये LMG मैन थे, इनके साथ जो इनके ट्वाइसी चलता है जो अम्नेशन को कैरी करता है, एक हथियार, कुछ हथियार बटालियन में ऐसे होते हैं जिन पे 2 आदमी लड़ाई लड़ते हैं, एक हथियार पे 2 लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो उस प्रकार से इनके ट्वाइसी थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी राजस्थान उदयपुर में। और तो उस समय इस बटालियन के जब इतना नज़दीक में पहुंच गया और स्वयं योगेंद्र यादव के सेक्शन का लड़का मेरे से मिला, गणपत नाम था उनका, तो उनसे जब मैं मिला हूं तो उन्होंने इस बटालियन के बारे में पूरी बातें मेरे को बताई, लड़ाई के बारे में बताया, कैसे लड़ा गया और कितने हम लोग घायल थे जब हमको दोबारा फिर पोस्ट कैप्चर करने का टारगेट मिल गया था। और मैं उस समय के लेफ्टिनेंट कर्नल DVS पंघाल से भी मिला जो मेरे ही डिप्टी कमांडर थे, और उनका भी वो अपना शरीर खोल के दिखाए थे मेरे को। गणपत का भी मैंने सही देखा तो उनका भी सही देखा था। तब मैं आज कह पा रहा हूँ कि हर सैनिक के सही से खून निकल रहा है कि उनके भी ये पूरे कटे हुए थे और ये पूरे स्प्लेंडर लगे हुए थे उनके भी। जीवित थे वो, जीवित थे, फिट थे वो, ट्रेनिंग वगैरह अपना करते थे, हम लोग को ट्रेनिंग भी देते थे। तो हमारे डिप्टी कमांडर थे मेरे, और प्राउड माई सेल्फ कि मेरे को ऐसे बहादुरों के साथ ज़िंदगी ने मौका भी दिया कि मैं उनके साथ समय बिताया हूँ और ये जानकारी सब मुझे प्राप्त थी। तो वो 18 ग्रेनेडियर के अपने योगेंद्र जी से पर्सनली मुलाकात नहीं हुई, बट उनके बटालियन से मैं मिला हूँ और उनके बटालियन के ही जो उस समय ट्वाइसी थे DVS पंघाल, वो उनसे मिला हूँ मैं। सर, जैसे हम लोग कारगिल युद्ध की बात कर रहे हैं, तो कारगिल युद्ध में आप ऑपरेशन विजय चला था जिसमें सारे रेजिमेंट वालों को बुलाया गया था और फिर स्टार्ट हुआ था। तो ऑपरेशन विजय के बारे में मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा डिटेल ब्रीफ दें हमारे ऑडियंस को, ताकि वो समझ पाएं कि कारगिल वॉर ऐसे स्टार्ट हुआ था और ऐसे जाकर हम लोगों ने विजय प्राप्त की। कारगिल युद्ध क्या है कि इतनी हाइटेड पोस्ट था, मतलब 15 से लेकर 19,000 तक के जो हाइटेड पोस्ट रहते थे। तो पहले के समझौते के तहत भारतीय सेना, पाकिस्तान की सेना, चाइना की सेना, जो भी अपने अपने एरिया में वो एक डोमिनेशन पेट्रोल करके या डोमिनेट करके घूम के चले आते थे, देख लेते थे कि हमारे एरिया वैसा कि वैसा है और अपने अपने क्षेत्रों में आ जाते थे। तो ऐसा ही चलते आ रहा था अभी तक। लेकिन 1999 जब उनके जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, वो काफ़ी फ्रेंडशिप के मूड में थे कि पड़ोसी है, पड़ोसी बदल नहीं सकते। उनका कहना था कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो उन्होंने पड़ोसी को ही इतने साल की लड़ाइयाँ समाप्त करने के लिए उन्होंने उस समय के उनके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से दोस्ताना रिश्ता रखा, बातचीत किया। बट पाकिस्तान की हिस्ट्री जैसी रही है, वो उधर से दोस्ती का हाथ मिलाते रहे, इधर परवेज़ मुशर्रफ पूरा प्लानिंग करते रहे। और ये लोग जब बरसात के टाइम से ही, यानी जैसी गर्मी ख़त्म हुई थी उसके बाद से ये लोग तकरीबन सर्दी ख़त्म हुई थी, उसके बाद से इन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। बर्फ़ जब गलने लगा था उसी समय उस पोस्ट पे इन्होंने रसद पहुंचाना, अपना अम्नेशन पहुंचाना, वहाँ रास्ता तैयार करना, पक्के पोस्ट बनाना, बंकर बनाना, ये सब रेडी कर दिए थे उन्होंने। और तकरीबन 3 से 4 महीना जब वो पूरी तरीके से उस चीज़ को कर लिए, तो वो करने के बाद
हमारे बक्करवाल जो चरवाहा था उन्होंने देखा कि यहाँ पे अम्यूनिशन के साथ है और ये लोग, कभी यहाँ तो कोई रहता नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे हथियार दिख रहे हैं, बंकर पोस्ट बन रहे हैं, तो उन्होंने आगे नज़दीकी जो सेना की कैंप थे उनको बताया और सेना ने भी कैजुअली लिया कि हो सकता है मिलिटेंट हो, क्योंकि हथियार भी देखे हैं, वर्दी में नहीं देखा था। एक उधर का पहनावा है जिसको अफरन बोलते हैं, तो वो फैरन बोलते हैं, सॉरी फैरन पहनते हैं, तो वो फैरन का बताया था कि फैरन पहन के हथियार के साथ हमने देखे, तो इंडियन आर्मी समझा कि मिलिटेंट होंगे और एक छोटी टुकड़ी भेजी गई, तो जिसको उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा था, छत बिछत किया था लाशों को। तो हमारी एक बटालियन तो तकरीबन इन सब चीज़ों को सच साबित करने में ही कुर्बानी दे दी कि नहीं ये पाकिस्तान आर्मी है। और 18 तारीख को ऑपरेशन लॉन्च हो चुका था, 18 मई को ऑपरेशन विजय के नाम पे सेना के द्वारा, और 26 मई को माननीय प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा कर दिया कि कारगिल में और जम्मू एंड कश्मीर में युद्ध के जैसे हालात हैं और हम इस युद्ध को स्वीकार करते हैं और हम इसको लड़ेंगे। तो ऑफिशियली डेट, उस डेट से अनाउंस हुआ और 25 तक हमने लगभग सारे पोस्ट कब्जा कर लिए थे। 26 को लड़ाई समाप्त हुई और उस दिन ये युद्ध हम जीत गए थे। भारतीय सेना ने हर पोस्ट पे, हर मोर्चे पे अपना तिरंगा लहरा दिया था और उसी की खुशी में हम लोग 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो हर एक इस कारगिल दिवस में हर एक बटालियन ने, हर एक रेजिमेंट ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उससे हमको सीखने को भी मिला कि हमारा पड़ोसी किसी भी हालत में विश्वास के पात्र नहीं। और आज के डेट पे हम वहाँ पे उस पोस्ट पे इंडियन आर्मी डिप्लाई है। इंडियन आर्मी वहाँ पे 24/7 परमानेंट वहाँ पे डिप्लाई है, वहाँ ड्यूटी करते हैं। उस हालात में जहाँ जीना 1 मिनट के लिए भी आसान नहीं है, वहाँ 24 घंटे हमारी इंडियन आर्मी खड़ी रहती है और वो पोस्ट हमारे कब्जे में है। उस पोस्ट पे हमारे तिरंगा लहराते हैं। बिल्कुल सर। सर जैसे आपने बताया कि आप बहुत सारे ऑपरेशंस में गए हैं, तो यू मस्ट हैव सीन समवन लाइक आपके ही बटालियन से जो कि ऑपरेशन के दौरान इंजर्ड हो गए होंगे। उस वक्त कैसा फील होता है आपको? किसी का हाथ कट जाता है, किसी की गोलियां लग जाती हैं, तो लाइक जैसे एक सिविलियन के लिए ये बहुत ही भयावह होती है ये सब घटना, बट फॉर अ सोल्जर ही स्टिल फाइटिंग एट दैट टाइम, गेटिंग हिट बाय बुलेट। तो लाइक क्या उनकी मतलब आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालें कि व्हाट मेड अ सोल्जर डिफरेंट फ्रॉम अ सिविलियन। मैं पहले भी बताया आपको, जैसे कि अगर हम लोग ऑपरेशन में जाते हैं 10 जन, तो एक भी बंदे की अगर लग जाती है गोली, तो वो पहली बात तो फील नहीं करता है कि अगर मैं बोलूँगा मेरी लग गई है तो 2-3 बंदे मेरे को पीछे लेके जाएंगे, तो बाकी के 2-4-5 बचे हैं उन लोग कैसे लड़ेंगे। तो जब तक उसे पता लगता है, उसे पता है कि गोली लगी है, अगर बच गए तो ठीक है, नहीं तो जाना तो है ही है, लेकिन मेरे एक जाने से 9 बच सकते हैं। तो ये जो भावना है ये देखी जाती है हमेशा, और ये हमारे में भी है और उनके में भी है, और आने वाले जब तक भारतीय सेना रहेगी तब तक रहेगी। ये चीज़ बाहर सीखने नहीं मिलती सिविलियन के पास। वहाँ के जो ऑपरेशंस हैं उसमें यही नहीं पता होता कि हम लड़ाई किससे कर रहे हैं, वो हमारा बंदा है या बाहर का है, घर का है या फिर वहीं के लोकलाइट हैं, और ये भी नहीं पता होता कि वहाँ है भी कि नहीं है। लेकिन हम लोग पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, भले हम लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जैसे सर बताया कि 26 तारीख से जब लड़ाई एक्चुअल चालू हुई, उसके बीच में क्या हुआ होगा ये किसी को नहीं पता है। कितनी रेजिमेंटें वहाँ पर गई होंगी, कितने जन शहीद हुए होंगे 26 से पहले और 5 तारीख के बीच में, उसकी गिनती नहीं आती। गिनती तब होती है जब ऑफिशियली चलता है काम। तो ये जो तैयारी है ये पहले से होती है। ये मैं नहीं बोलता कि उन लोग अचानक से आ गए, उनकी तैयारी कम से कम 2 साल 3 साल पहले से होगी। तो उन लोग अपने तरीके से करते हैं और हमारे को तो पता ही नहीं था कि उन लोग इतनी तारीख को हमला करेंगे। उसके बीच में जो 10-15 दिन का समय था, उस समय में उनके जो 3 साल 4 साल की जो मेहनत थी उस पर पानी फिर गया। हमारे शहीद ज़रूर हुए, लेकिन उस पर फतेह करना हमारा एकदम निश्चित हो जाता है कि बस ये टारगेट है, इसको कैसे भी लेना है।
भले हमारे 100 जन चले जाएं, लेकिन यहाँ पर हमने आना है तो आना है। किसी सिविलियन को चोट लगता है तो अमूमन 40 से 45 मिनट 1 घंटे में हॉस्पिटलाइज हो जाता है। बट मेरे साथ ही किसी को चोट लग गया तो हम उसका एक फर्स्ट एड कर देते हैं, ब्लड रोकने की कोशिश करते हैं और उसके साथ एक बंदा छोड़ करके और हम भगवान के हवाले करके जाते हैं कि रुको, जो तुम्हारा टास्क था मैं पूरा करके आता हूँ। और हम लोग बाकी लोग चल जाते उस टास्क को पूरा करने के लिए। वो बैठा वहाँ से अपने बचने की कम हमारे जीतने की ज़्यादा ख्वाहिश करता है, उसकी उम्मीद ज़्यादा करता है, उसके लिए प्रार्थना ज़्यादा करता है कि मैं बचूँ ना बचूँ, लेकिन जिस मकसद के लिए मैं निकला था, जिसके लिए मेरे को आज चोट लगी है, मैं घायल हुआ हूँ, तो वो मकसद ज़रूर पूरा हो जाए। तो सिविलियन में हमारा इतना अंतर है कि हम लोग, मैं हूँ चाहे मेरा साथी हो, अगर कैजुअलिटी हुआ है तो एक फर्स्ट एड के सहारे हम बैठे रहेंगे, क्योंकि हालात इतने ख़तरनाक होते हैं, ऐसी ऐसी जगह पर हम लोग रहते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल तो होता नहीं है। हम लोग की जो मेन जो हमारा बेस कैंप बना होता है या जहाँ पे हम लोग को फर्स्ट एड दिए मेडिकल सुविधा दी जाती है, वो आरटी रेंज यानी जो टैंकों के फायर के रेंज से दूर होता है और उनका रेंज तकरीबन 45 किलोमीटर माना के चला जाता है। हाँ, तो वो जो हम लोग बेस हॉस्पिटल आर्टिलरी का, तो जो हम बेस हॉस्पिटल बनाते हैं उसको हम तकरीबन लड़ाई के मैदान से 40 किलोमीटर दूर बनाते हैं। तो 40 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल, और फिर वो जो रास्ता पैदल जो इन्होंने तय किया, मान लीजिए मैं पहाड़ी पे चढ़ गया, 3 घंटा 3.5 घंटा चढ़ाई चढ़ के मैं पहाड़ी पे चढ़ा हूँ, मेरे को बीच पे जाके पोस्ट के पास चोट लग जाती है, तो अब मेरी टीम मेरे को लेकर वापस नहीं आएगी और मेरा आना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, चाहे मैं रहूँ चाहे नहीं रहूँ। मैं जीऊँगा उस जीत को देखने के लिए, उसके बाद भले मरूँगा। और हम लोग अपना ब्लड रोक के और फर्स्ट एड दे के उस बंदे को छोड़ देते हैं और हम बोलते हैं तुम इंतज़ार करो, हम जीत की खबर लेके आते हैं। और वो बंदा सोल्जर है इसलिए वो जीवित भी रहता है और आता है, ट्रीटमेंट कराता है। बहुत से आईडी ब्लास्टर्स होते हैं, एक एक स्प्लेंडर फट जाता है, कुछ गलती से पहले के नहीं फटे रहते हैं, बाद में फट जाते हैं। या जब वो लोग कारगिल में भी हुआ था कि जो बड़े पत्थर के पीछे हम लोग छिपते थे, उस पर वो लोग गोला मारते, टैंक मारते, तो पत्थर उढक जाता था, उस पत्थर के नीचे दब के कुचल जाते थे। या वो पत्थर जब ब्लास्ट करता था तो उसके जो टुकड़े स्प्लेंडर हैं वो यहाँ पड़ा तो आपको पत्थर का क्या औकात क्या है आपके शरीर की, तो ये उड़ जाते थे। बहुत भयानक स्थिति थी, आप उसे समझ नहीं सकते कि कितनी खतरनाक थी। और वो सब देखने के बाद खून और हिट मारता था। हम लोग के कदम जो थकावट रहती, जब वो सब चीज़ देख लेते थे तो और तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़े थे हमारे सैनिक, और जल्दी कार्रवाई हुई थी। क्या आपने अपने किसी ऑपरेशन में अपने बटालियन के किसी जवान को सही स्टार्टिंग ही ऑपरेशन था, जो पहला ऑपरेशन था हमारा, घातक की टीम के साथ में था। और घातक में ही मेरे साथी थे जितेंद्र सिंह भदौरिया, जो बेसिकली भिंड मुरैना एरिया ग्वालियर के तरफ के रहने वाले थे, जिनकी शादी 1 महीना रह गया था, यानी उनकी मार्च में शादी था और फरवरी में वो शहीद हो गए थे। मिलिटेंट मार लिया गया था, सब लोग रिलैक्स पोजीशन थे, लेकिन 3 मिलिटेंट थे, 2 को हमने मार दिया था और 3-4 घंटा फायरिंग बंद रही, कोई कहीं कुछ मिला नहीं। उनके बीच का एक मिलिटेंट जो था वो एक अलग प्रकार की घास आती है उधर जेंड की तरफ होती है, काफ़ी घनी होती है, तो गड्ढे के बीच में वो छिपा हुआ था। और जब हम लोग को लगा कि नहीं ऑपरेशन ख़त्म हो गया, हम लोग रिलैक्स हो गए और खुले, तो वो झाड़ी में से निकला और पूरी की पूरी AK-47 उसके हमारी तरफ ब्रस्ट मारा। तो चूँकि जितेंद्र सिंह बुलेट प्रूफ पहने थे, लेकिन वो बुलेट प्रूफ को पता नहीं क्या था कि यहाँ से प्लेटें टूट गई और उनको यहाँ पे 3 गोली लग गई थी। तो मेरे साथ का वो, बल्कि मेरे को ट्रेनिंग भी दिए थे, वो मेरे सीनियर थे, तो वो गाइड करना, हमेशा ऑपरेशन के बारे में बताना, डरना नहीं, फायर होता है, चलता है, गोलियां निकलते रहती हैं, आप बस लेट के पोजीशन हो जाओ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये सब बताते थे, मोटिवेट करते थे। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे वो, और उन्होंने मेरे को बोला भी था कि शादी में चलना मेरे, बट उससे पहले ही वो 1 महीना पहले फरवरी में 17 या 18 फरवरी को वो शहीद हो गए थे। तो मैंने तो फर्स्ट में अपना एक साथी खोया था। उसके बाद फिर उसके बाद मैंने मेरा साथी नहीं खोया, मेरे बटालियन से बहुत कम लोग थे जो शहीद हुए। ऑपरेशन ज़रूर हमने किया था, तो ऑपरेशन में हमने मिलिटेंट मारा, हमने गुरादेव का संहार किया, और श्रीनगर में हमने हपतनार हुआ, ऐस मकाम हुआ, तो इन सब क्षेत्रों में हमने बहुत ऑपरेशन किए, तकरीबन लगातार ऑपरेशन चलते थे।
मेरा जो हाईएस्ट ऑपरेशन रहा है 72 घंटे का ऑपरेशन रहा है। 72 घंटे का ऑपरेशन रहा है, जिसमें अर्ली मिडनाइट को हम लोग निकले थे अपने कैंप से, और हम अगले दिन 72 घंटे बाद ही अपने कैंप में पहुंचे थे, और 8 घंटे के रेस्ट के बाद फिर दोबारा ऑपरेशन लॉन्च हो गया था। तो लाइफ वैसी हो गई थी, मज़ा आ गया था। ओके, अब मैं सर से पूछना चाहूँगा, जैसे हम लोग आर्मी में अपने फौजियों की जो डिसिप्लिन होती है उससे तो बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन फौजियों का फन फैक्टर वहाँ पे क्या होता है? फन वो फैक्टर कैसे एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, अपनी आर्मी लाइफ को अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि वो अपनी फैमिली से तो बिल्कुल अलग रहते हैं। हाउ डू यू गाइस एंजॉय योर लाइफ? सर वहाँ पर ना अलग अलग भाषा के लोग हैं, और अलग अलग उनकी आवाज़ें हैं। तो हम लोग बैठ के एक दूसरे की नकलें बहुत उतारते हैं, यानी एक्टिंग करनी उसकी, ये ऐसा बोल के गया है, तुम खड़े हो जा, तुम मुझे बाथरूम में देखेगा तुम टिक पोस्ट हो जाएगा। ये जो डायलॉग थे ना हम लोग एक दूसरे को मारते थे, और फिर उसी में एंजॉयमेंट करते हैं। घर से क्या है कि प्रॉब्लम आ रही ना, घर की बहन की शादी हो रही है, पापा की टांग टूट गई है, ये हो गया वो हो गया, वो तो बंदा पहले से इतनी टेंशन में बैठा है वहाँ बॉर्डर पे, और तुम घर वाले एक्स्ट्रा टेंशन दे रहे हो, इसलिए हमारे फ़ोन बंद है। अच्छा है वहाँ पर, यहाँ की सिम वहाँ काम नहीं करती है, पोस्टों में रेंज नहीं रहती है, तो हम लोग एक दूसरे से ही बात कर लेते हैं। और कहीं पोस्ट में बजाना है तो किसी पहाड़ी पे चढ़ो, वहाँ से बात करो, फिर आ जाओ। अगर उठा लिया फ़ोन तो भी ठीक, नहीं उठाया तो भी ठीक, हमारी बारी तो गई। तो इससे अच्छा फिर हम लोग आपसी इतना प्यार हो जाता है। आज ये छोटे सा ले लो, आज मोबाइल अगर बंद कर देना तो हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे, एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे। तो ये जो चीज़ है ये आर्मी में आज भी है। वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है, वहाँ व्यक्तिगत बंदे से ही बातचीत करते हैं और एक दूसरे से वही बातें करते हैं, और अपना अपना फिर हम लोग बताते हैं कि मैं घर में ये किया था, फिर दूसरा बताता है, फिर तीसरा बताता है। ये ही बस इंजॉयमेंट है। भले सारा दिन बैठे रहें, काम नहीं तो फिर सारा दिन हम लोग साथ में बैठ लेंगे, फिर भी हम लोग बोर नहीं होते हैं। यहाँ पर तो 5 मिनट किसी के साथ बैठ जाओ, वो धीरे से फेसबुक व्हाट्सएप करते करते कहाँ निकल जाता है पता नहीं लगता है। तो वो चीज़ अच्छी है। मतलब मैंने एक चीज़ देखी अभी, मतलब सोशल मीडिया पे, मैंने तो पर्सनली ऑब्जर्व नहीं करा है, लेकिन सिख रेजिमेंट वाले जो पाजी होते हैं वो बहुत ही मतलब जॉयबल होते हैं जी, भांगड़ा करने लग जाते हैं। दैट वाज सो गुड टू सी देम। आप मेरा देखिएगा, मेरा यूट्यूब में भी एक डांस है, 2 मैन पंजाबी डांस इस टाइप से। अच्छा। और जहाँ पर हम लोग रहते हैं तो वहाँ भी हम लोग वीडियो बना के रखे थे। बाद में फिर मेरा एक फ्रेंड था, उसने डाल दिया। अच्छा। यानी वो रखी हुई थी मेरे पास, तो मैं उसको दिखाया, उसने अपने में भेजा और वो फिर वायरल कर दी। तो वो है 3-4 वीडियो है, जिसमें एक मेरी है और 2-3 हमारे ही बंदों की है। तो हमारा डांस का बहुत शौक़ है, खाने पीने का बहुत शौक़ है, खुद बनाने का, गाना गाने का। तो ये आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी हैं हमारे आरटी की जैसे हैं। तो हम लोग माहौल देख के गाना बना लेते हैं। जैसे हम लोग रामबन करके जगह, रामबन, वहाँ पर मैं और मेरा एक साथी है हरकेवल, वो आज भी गाने लिखता है, पेंशन चलेगा, रिटायर्ड हो गया है। उसने तो कई बार मेरे को भी पिट्ठू लगाया और खुद भी पिट्ठू लगाया। पिट्ठू मतलब कि पनिशमेंट। वो ऑफिसर के ऊपर भी गाना बना देता था उल्टे पुल्टे। वहाँ पर तो शाम को हम लोग खाते पीते बोल देते थे, सुबह हमारे एक पनिशमेंट मिल जाती थी ऐसे ही। तो उसने एक गाना गाया था और मैं उसका वो बजाता था, म्यूज़िक, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है ना, 2-3 जने की, मैं इसी तर्ज में गाऊंगा, वो उसी तर्ज में। तो उसमें उसने बोला था कि पंजाबी गाना है, वो आया नहीं है, ऐसे ही हम लोग गुनगुना रहे। बर्फ़ ते पहाड़ियां नू पुछ लेनी आके, तेनू असी कितना याद कर दें। मतलब बर्फ़ और पहाड़ियों से आके पूछ लेना कि तेरे को हम लोग कितना याद करते हैं। तो ये जो है ये वहीं पर ही लगता है, क्योंकि वहाँ एकदम शांति है। योगा करना है या गोलियां वाला काम है जो ड्यूटी का, तो उसमें जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं ना, उसको हम लोग गाना बना लेते हैं, शायरियाँ बना लेते हैं। तो वही अच्छा एंजॉयमेंट हो जाता है हमारा। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो यही था आज का पॉडकास्ट द हसलर शो पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो पे आने के